हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी के 4th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम क्या है, वायु। तो चलिए इसे देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यहाँ वायुमंडल की एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है, उसे देखिए। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की जो घनी चादर से घिरी हुई है, वही क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल है वही हमारी जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। जो वायुमंडल के समताप मंडल है उसी में है ओजोन परत, आपको तो पता ही होगा। तो वही तो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यही हमें सर्दी और गर्मी से बचाता है। और अतः वह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, वही क्या है, वायुमंडल है। यानी वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है, वो क्या है, वायुमंडल ही है। अब देखिए वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यानी वायुमंडल का जो भाग है सबसे ज्यादा किन गैसों से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। उसके बाद में दूसरी गैसें आती हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन। ये सब कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। यहाँ देखिए, ये चित्र में दिखाया है आपको। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में, 78%। इस डेटा को आप याद कर लीजिए। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। यहाँ देखिए, यहाँ 0.03% है, यानी बहुत ही कम है। और आर्गन है वो भी 0.93% है, यानी 1% से भी कम है। और जो अन्य गैसें रह गई वो तो बिल्कुल ही कम है, 0.04। ये आपको याद रखिएगा। यहाँ देखिए, जो अन्य जानकारी दी गई है उसे भी देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। यानी यह गैस क्या करती है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में फैली हुई है और जो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा है उसको यह पृथ्वी पर ही रोक लेती है और गर्मी पैदा करती है, यानी ग्रीन हाउस पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इन पर रहना मुश्किल होता है। यानी यदि यह गैस नहीं होती तो धरती इतनी ठंडी हो जाती कि हम यहाँ रह भी नहीं पाते। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे ही क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी क्या होता है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, यानी जो यह नॉर्मल मात्रा में रहे वायुमंडल में तो इस गर्मी ठीक है। लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है, यानी जो हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो जमी हुई बर्फ है वह भी पिघलने लग जाती है। यानी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, इतना जो भूमंडलीय तापन है वह हो जाता है और उससे जमी हुई बर्फ भी पिघलने लग जाती है। ये हमने देखा, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। यदि बर्फ पिघलेगी तो पानी ज्यादा होगा और वो पानी कहाँ आएगा, बहकर नदियों से, नदियों के द्वारा समुद्र में, जिससे जल स्तर में भी वृद्धि होती है और जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं। यानी यहाँ क्या बताया कि यदि जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो उससे क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले भूमंडलीय तापन होगा, फिर जो है बर्फ पिघलने लगेगी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। यानी ये सब परिवर्तन हमें दिखाई देने को मिलते हैं यदि
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो आगे देखिए, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हमने देखा है कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% तक वायुमंडल में यह गैस विद्यमान है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है सबसे ज्यादा होती है। आप ध्यान रखिएगा, हमें तो आवश्यकता इतनी नहीं होती, लेकिन पौधों को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो यहाँ देखिए, पौधों को आवश्यकता तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, लेकिन वे इसे सीधे वायुमंडल से नहीं लेते, बल्कि कैसे देखते हैं, देखिए, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। यहाँ क्या बताया, जो मृदा है वो कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले, यानी मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में जो जीवाणु रहते हैं वो वायु से नाइट्रोजन ले लेते हैं और इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत हमने बताई थी आपको, यह है 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? हरे पादप। और वो किस तरीके से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसी के दौरान वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधे खत्म हो जाते हैं, यानी वृक्ष ही अगर काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे और ज्यादा बन पाएगी, तो जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी हम क्या करते हैं? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन पौधे हैं वो इसको अपने अंदर लेते हैं, यानी इसका प्रयोग करते हैं भोजन को बनाने के लिए। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। यानी क्या बताया है यहाँ कि जो मनुष्य और पशु तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और पौधे उसे ले लेते हैं, तो इस तरह से यह संतुलन चलता रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। यदि ज्यादा मात्रा में कोयला और खनिज तेल को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्पन्न होगी, जिससे यह संतुलन बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, यानी इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं वायुमंडल में। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। किस तरह से करता है? ये प्रभावित अभी पीछे हमने आपको दिखाया था। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यह बहुत अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है, इसे समझिए। यदि वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है, और ठंडी वायु कैसी होती है? सघन होती है और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति जो है होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार के वायु चक्कर चलता रहता है। तो इसे दोबारा से समझिए, यानी जो वायु गर्म होती है तो फैलेगी और ठंडी होकर ऊपर उठेगी, और ठंडी वायु क्या है? सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त वायु को भरने के लिए वहां आ जाती है, और यह क्या होता है? वायु चक्कर इस तरह से चलता रहता है। यानी गर्म वायु ऊपर उठने से जो स्थान रिक्त होगा उसे ठंडी वायु भरने के लिए चलती रहती है। तभी तो कहते हैं गर्म वायु की तरफ ठंडी वायु प्रवाह करती रहती है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे देखिए, ये डायग्राम है जो भूमंडलीय तापन है उसके विषय में बताया गया है विषयों में। अब देखिए वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये परतें देखिए, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इसे आप क्रमवाइज याद करिएगा। सबसे नीचे है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल यानी जिसमें ओजोन परत है, फिर है मध्य मंडल,
फिर बाह्य वायुमंडल और लास्ट में है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को समझिए सबसे पहले। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। हम इस मंडल में मौजूद वायु से ही सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, इसी परत के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग ही समताप मंडल है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहती है, यानी इस जो परत में है मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती, वो क्षोभ मंडल में ही होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि यहाँ कोई मौसम में घटना होती ही नहीं, तो यह साफ ही रहता है यहाँ का जो परत है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। हम शुरू में बता चुके हैं कि ओजोन परत है जो, यानी ओजोन गैस की जो परत है वो इसी मंडल में होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब देखिए मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। जो मध्यमंडल है वह तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। जो मध्यमंडल है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और जो समताप मंडल थी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली थी। हमने देखा अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, यानी अंतरिक्ष से यदि इसमें कोई उल्का पिंड प्रवेश करता है तो वो जल जाता है। आगे देखिए बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यानी बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ रही है और तापमान भी क्या है, यहाँ तीव्रता से बढ़ता हमें नजर आता है। आयन मंडल इस परत का भाग है, यानी आयन मंडल किस परत का भाग है, बाह्य वायुमंडल का, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर है रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, यानी वास्तव में क्या है, पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो इस परत द्वारा ही पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत है। जो बहिर्मंडल है वह सबसे अंतिम परत है और यह कैसी है, पतली परत। हल्की गैसें होती हैं इसमें, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो हमने इसे देखा, ये एक बार डायग्राम में देखिए आप। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा देखिए, जो पर्वत वगैरह है, मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं। फिर हमने देखा समताप मंडल जो 30 किलोमीटर तक है और इसी में क्या है, ओजोन गैस की परत भी है। फिर मध्य मंडल यानी मध्य सीमा है जो यहाँ देखिए इनके बीच की, बाह्य वायुमंडल, और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। इस तरह से ये देख लिया। अब आगे समझते हैं हम मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह में एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। यानी मौसम क्या हो गया, फिर नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। यानी अच्छा मौसम हो तो हम बाहर घूमने की योजना बनाते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी मौसम का औसत अनुमान जो है उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी यदि दीर्घ काल के संदर्भ में हम मौसम का अनुमान लगाएं तो वो क्या बन जाती है, जलवायु हो जाती है उस स्थान की। क्या अब आप समझ गए हैं? यानी आप समझ गए होंगे मौसम कैसे। यह देखिए, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। ये एक अच्छा तथ्य है। यानी हम जो हैं सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करते हैं। आगे देखिए तापमान। आप प्रतिदिन जिस ताप का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ही
परिमाण को क्या कहते हैं? तापमान। यानी तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिमाण, यानी कोई चीज ठंडी है, गर्म है, यह पता करना, यानी इसको देखना, इसको महसूस करना ही क्या है? तापमान है। अब आगे देखिए, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो शीत ऋतु ज्यादा ठंडी होती है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा। अब देखिए, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। यानी आतपन क्या होता है? जब सूर्य से ऊर्जा आती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है तो वही क्या है? आतपन है। और आतपन यानी इसी का नाम क्या है? सूर्य ताप। इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी जो सूर्य ताप की मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी तरह घटता जाता है। तो आगे देखिए, क्या अब आप समझ गए कि ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? क्योंकि वहां सूर्य ताप बहुत कम पहुंचता है, यानी वहां का जो सूर्य ताप है यानी आपतन है वो बहुत कम है और वहां बर्फ से ध्रुव जमे रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है और दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो यहाँ देखिए, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि नगरों में ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, यानी गर्मी उत्पन्न करती हैं। और उसका कारण क्या है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। यहाँ देखिए, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को जो मापा जाता है किस इकाई से? डिग्री सेल्सियस से। और इसका आविष्कार किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और एंडर्स सेल्सियस नाम था इसके आविष्कारक का, इसीलिए इस इकाई को ही सेल्सियस नाम दे दिया गया। और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी यदि तापमान 0 डिग्री हो जाए तो जल जम जाएगा और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तो जल उबलने लग जाता है। अब देखते हैं वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु है वो क्या करती है? उच्च दाब के साथ बल भी लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जो वायु है वह हमारे शरीर को हमारे चारों ओर से यानी सभी दिशाओं से दाब लगाती रहती है और उसके विपरीत में हमारा शरीर भी बल लगाता है, इसलिए हम उसे ज्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर वायु के भार द्वारा जो दाब लगाया जाता है वही क्या कहलाता है? वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। यानी जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, यानी तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। समुद्र पर कैसा होता है? यह दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो है वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। निम्न दाब का जो क्षेत्र है किस किस के साथ जुड़ा रहता है? बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, यानी जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ की वायु कैसी होगी? ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप भारी होती है। और ठंडी वायु कैसी होती है? भारी। ये हमने पीछे समझाया था। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और भारी वायु जो है कैसा क्षेत्र बनाएगी? उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और जो उच्च दाब होगा वहाँ क्या बन जाएगा? स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है।
वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है कि वायु है जो सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। वायु ही नहीं होगी तो वायु दाब कैसे होगा। अंतरिक्ष यात्री हैं जो जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। अब समझते हैं पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है उसी को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते भी देख सकते हैं, जैसे जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा तेज पवन हो, जिसे हम आंधी के रूप में भी बता सकते हैं। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण के बारे में सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित किया जाता है, हम इन्हें देखेंगे। पहले आप यहाँ देखिए, पवन का नाम जो है उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं और इसी को पछुआ भी बोलते हैं, यानी जिस दिशा से पवन आती है उसी के नाम पर इसका निर्धारण कर देते हैं। अब देखिए, पवन को हम मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित करते हैं, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। कौन कौन सी हैं? स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। सबसे पहले देखिए स्थायी पवने। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। यहाँ समझिए आप कौन सी पवने स्थायी हैं, जो व्यापारिक हैं और किस दिशा से आती हैं, पश्चिमी और पूर्वी दिशा से आने वाली पवने ही स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी कहते हैं। यानी ये वर्ष भर चलती हैं और निश्चित दिशा में चलती हैं। आगे देखिए मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, यानी मानसून के समय में ही आती हैं मानसूनी पवने, यानी ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं ऋतुओं के अनुसार। फिर स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में ही चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर पवन। यानी कौन सी पवने स्थानीय हैं, जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में ही चले, वो कौन सी पवने हैं? स्थानीय। यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र की जो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, जिसे लू भी कहते हैं, वो क्या है? यहाँ की स्थानीय पवन है, उसको लू भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ अच्छे से प्रमुख वायु दाब पेटियां समझाई गई है। इसे देखिए, ये ध्रुवी पूर्वी पतन है। इस तरह से जो पवन है चलती रहती हैं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, अपनी दिशा बदलती भी रहती हैं। जो कौन सी पवन होती है? मौसमी पवन या स्थानीय पवन। अब देखिए चक्रवात को समझते हैं हम। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहाँ चक्रवात आया था, तो इसे तो हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो क्या बनता है? जलवाष्प। और वायु में जो है किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा ही क्या है? आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। यानी यदि कोई आर्द्र दिन है, यानी यहाँ समझिए आप इसको नमी, यानी कोई नम दिन है तो कपड़े ज्यादा समय में सूखेंगे और हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करने लग जाते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है।
जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब यह वर्षण के रूप में नीचे आती है। तो यहाँ बता दिया कि जो बूंदें हैं कैसे बारिश का रूप ले लेती हैं, यानी जल वाष्प ही बूंद के रूप में नीचे आता है। दोबारा देखिए, जब जल वाष्प ऊपर उठता है ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फिर जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बन जाएगा। और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। बादल क्या है? इन्हीं जल बूंदों का एक समूह है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ही ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाएंगी। आगे देखिए, आकाश में उड़ते हुए हवाई जेट, हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी भी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में हमें दिखाई भी देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरता है यानी बूंदे, वो वर्षण होता है और वही वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है और जो वर्षा हुई है यानी जो वर्षण होता है उसी से तो ज्यादातर भौम जल प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। कौन कौन सी वर्षा होती है? यहाँ देखिए डायग्राम में संवहनीय वर्षा है, फिर पर्वतीय वर्षा है यानी जो पर्वतों के आसपास होती है, और यहाँ देखिए चक्रवाती वर्षा। इन डायग्राम में आप देख सकते हैं। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत यदि वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।